चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। टुडे वी आर गोइंग फॉर द पेपर 4 स्पेसिमेन पेपर 4 क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका पैटर्न थोड़ा स्टडी करते हैं, उस पैटर्न के बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमारा पहले देखिए, याद रखें जो पहले का सीन था और अब का सीन है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, पहले उसको भी समझना बड़ा जरूरी है। पहले हमारा पेपर 3 हुआ करता था और पेपर 3 के अंदर तमाम चीजें, तमाम टॉपिक्स इन्वॉल्व होते थे। 3 आवर्स का पेपर होता था, ठीक है। और उसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चन के अंदर, वन सेट ऑफ क्वेश्चन के अंदर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता था 9 मार्क्स के और एक होते थे 16 मार्क्स के, ठीक है। लेकिन पेपर 4 इंट्रोड्यूस कराया गया 2021 से, और एक्चुअली उन्होंने पेपर 3 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, A2 के लिए पेपर 3 एंड पेपर 4, सही है। इन्होंने जो चीज की है वो ये की है कि अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये डिफरेंस लेके आए, क्यों लेके आए, क्या है रीजन, क्या है, एग्जामिनर की डिमांड कैसे चेंज हो रही है। देखिए, पहले दो तरह के क्वेश्चन होते थे, एक होता था 16 मार्क का और एक होता था 9 मार्क का, ठीक है जी। 9 मार्क का क्वेश्चन एक्सप्लेन बेस्ड होता था और आपका 16 मार्क का क्वेश्चन असेसमेंट बेस्ड होता था, ठीक हो गया जी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों को हटा के एक क्वेश्चन सेट कर दिया, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज ऑल अबाउट कि हमारा जो एक क्वेश्चन होगा वो 35 मार्क का होगा, एस्से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर, और उसने प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट भी चेंज कर दी उसकी। प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट चेंज करने का मतलब क्या है? प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट चेंज करने का मतलब ये है कि उसने उसका पूरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। पहले असेस द व्यू से सवाल आता था, अब इवैल्यूएट द व्यू से सवाल आ रहा है, ठीक है। यानी कि अब वो एक ऐसा ऐसे देखना चाहता है एग्जामिनर जिसमें इवैल्यूएशंस मौजूद हो, सही। तो अगर आप इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एग्जामिनर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा पैटर्न, अच्छा इसको करना अब थोड़ा आसान है। पहले पेपर 3 आवर्स का होता था, उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता था, ठीक है। लेकिन इसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान है। देखिए जी, पेपर 4 के अंदर आपने ओवरऑल, मैं अगर आपको एक ब्रॉडर व्यू से क्रिएट करूं एक चीज को, इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 1 hour 45 minutes, ठीक है। यानी कि 60 प्लस 45, ठीक है जी। इट मींस ये बनेगा 105 मिनट्स। चले जी, आप 5 मिनट किसी भी चीज के लगा लें, ठीक है। इधर उधर टाइम लग जाता है, पेपर देखने में टाइम लग जाता है। अब आपने इसमें करने हैं आपने ओवरऑल जो है 235 मार्क्स क्वेश्चंस करने, यानी कि आपके पास 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 50 मिनट्स। यानी कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास है 50 मिनट्स, ठीक है। 1 मिनट में भाई देखिए, आपका एक एस्से चाहिए इसको, 35 मार्क्स अगर वो दे रहा है तो वो आपको एस्से बेस्ड आंसर चाहिए उसको, ठीक है, डिटेल चाहिए, ठीक है। अब जब एस्से बेस्ड आंसर आप 35 मार्क्स का लिखने जा रहे हैं बेटा, तो कीप वन थिंग इन योर माइंड कि उसमें डिटेल चाहिए होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई शॉर्ट आंसर देना है, एक्सप्लेन बेस्ड आंसर देना है, आपने डिटेल्ड आंसर अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी। ये तो हो गया थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है। आप इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, सही है। यानी कि अगर मैं कहूं इसको 50 मिनट्स, तो आप ऐसा कर सकते हैं 5 मिनट्स फॉर ईच पैराग्राफ। यानी कि आपने 5 मिनट में एक पैराग्राफ कवर अप करना है। इट मींस आप मिनिमम 10 पैराग्राफ्स में अपना एस्से कवर अप करेंगे, मिनिमम 10 पैराग्राफ्स, सही। अब चूंकि प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट चेंज हो रही है, ठीक है। अब पहले क्या होती थी, असेस द व्यू की स्टेटमेंट होती थी। अब जो हर क्वेश्चन है उसकी प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट इवैल्यूएट द व्यू से स्टार्ट हो रही है। हर स्टेटमेंट जो है वो इवैल्यूएट द व्यू से स्टार्ट हो रही है। जब हर स्टेटमेंट इवैल्यूएट द व्यू से स्टार्ट होगी बॉस, तो इसका मतलब है
इवैल्यूएशन चाहिए, एंड इट इज वेरी गुड कि आप डिबेट स्टाइल में करें, डिबेट स्टाइल में आंसर को अटेम्प्ट करें। और डिबेट स्टाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको आपने मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ये मेंटेन करने में कामयाब हो जाए दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वो ये चीज होती है डिबेट स्टाइल में बेटा, रेलेवेंट डिबेट। यानी कि रेलेवेंट डिबेट क्या चीज होती है, अब ये चीज बहुत बड़ी टेक्निकल चीज है कि लेट्स सपोज आप दो आर्गुमेंट जो क्रिएट कर रहे हो वो सिमिलर लेवल के हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर इवैल्यूएशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप चीजों की लिमिटेशंस की बात कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने उसकी क्रिटिक्स की बात कर ली, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी क्रिटिक की भी बात कर सकते हो आप, ठीक है। तो इवैल्यूएशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब है लेट्स सपोज इवैल्यूएट द व्यू के बाद या फिर यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो एग्जामिनर ने दी हुई है उस स्टेटमेंट को ये बात समझनी है उस स्टेटमेंट की कि उसकी लिमिटेशन, उसकी हद कहाँ तक है, टू व्हाट एक्सटेंट ये बात रेलेवेंट है, am I right? ठीक है, किस हद तक ये बात रेलेवेंट है, ठीक है। अगर आप उस चीज की रेलेवेंसी को फॉलो करेंगे यू विल गेट द गुड मार्क्स, अगर आप उस चीज की रेलेवेंसी को फॉलो नहीं करेंगे यू विल लूज द मार्क्स। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इवैल्यूएशन के हवाले से, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक चीज हमेशा सजेस्ट करता हूँ और ये चीज लाजमी आपने करनी है, आपने हमेशा हर क्वेश्चन का क्वेश्चन प्लान जरूर बनाना है। आपकी फ्लो ऑफ आंसरिंग को जो डेवलप करेगी चीज, ये क्वेश्चन प्लान करेगा। अब क्वेश्चन प्लान के लिए क्या करो, एक सवाल की स्टेटमेंट पहले ऊपर लिख लो और एक तरह से एक टेबल बना लो, ठीक है। ये एक टेबल बना दिया आपने, एक सवाल की स्टेटमेंट कॉपी कर दिया, यहाँ पे आपने सवाल की स्टेटमेंट कॉपी कर ली, ठीक है। और कुछ आर्टिकल्स और कुछ आर्गुमेंट्स और सोशियोलॉजिस्ट यहाँ मेंशन कर दिए, कुछ यहाँ मेंशन कर दिए। आपके लिए 5-5 यहाँ मेंशन कर दो, सुकून से चलता रहेगा सवाल। जो बच्चे सवाल का प्लान बनाते हैं, क्वेश्चन प्लान बना के करते हैं, सही है, उनका क्वेश्चन एक तो टाइम पर भी होता है, सही है, और फिर जो होता है और उनको उतना सोचना नहीं पड़ रहा। टेक ए 5 मिनट, 5 मिनट निकाल दो, इसको कर लो, आगे वाले फ्लो ऑटोमेटिकली बनेगा। जो बच्चे ऐसे ही आंसर स्टार्ट कर देते हैं उन बच्चों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी रेलेवेंसी क्रिएट नहीं हो रही। जब आपने ये प्लान बना लिया तो आपको पता है भाई ये सवाल की इवैल्यूएशन, ये सवाल की इवैल्यूएशन, ये इस बात की इवैल्यूएशन, ये सही है। लेट्स सपोज प्लूरलिस्ट इस बात में ये कहते हैं तो मार्क्स इस हवाले से ये कहते हैं, मार्क्स से चलो ये वाले से ये कहते हैं तो भाई न्यू मार्क्स इस हवाले से ये कहते हैं, सही। आप इसके अंदर फर्दर इवैल्यूएट, आपने एक आर्गुमेंट क्रिएट किया और यहाँ पे फर्दर इवैल्यूएशन भी क्रिएट कर दी हाउएवर करके, सही। देखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको एग्जामिनर समझता है कि ये कीवर्ड क्यों यूज किया, हाउएवर, फर्दरमोर, ऑन द अदर हैंड, इनको यूज करो लाजमी तौर पर। इससे एग्जामिनर को समझने में आसानी होती है कि ये बात ये कह रहा है, ठीक है। थ्योरिस्ट, देखो एक बात सुनो, ओ लेवल्स और ए लेवल्स में बहुत सारे टॉपिक सेम है, लेकिन भाई डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सोशियोलॉजिस्ट, डिफरेंस है सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। कि आपने जो बात सोशियोलॉजिस्ट के रेफरेंस से करोगे उसकी वर्डनेस अलग है। कुछ चीजें हैं ऐसी जिनके अंदर सोशियोलॉजिस्ट नहीं है तो केस स्टडी से रेफरेंस ले लो। पोस्ट मॉडर्न मीडिया जैसे की बात है, पोस्ट मॉडर्न मीडिया के अंदर बहुत सारे रेलेवेंसी, सोशियोलॉजिस्ट बहुत कम है, स्ट्रीनाटी है, बॉडीलार्ड वगैरह है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसमें केस स्टडीज बहुत सारे, कीवर्ड्स बहुत सारे, ठीक है। देखिए एक चीज होती है जेनेरिक आंसर, वो आपने नहीं। जेनेरिक आंसर क्या होता है, मेरी एक बेसिक ऑब्जर्वेशन थी और मैंने देखी और मैंने वो आंसर कर दिया, ये तरीका सही नहीं। जेनेरिक आंसर सही नहीं, आपने उसके हवाले से जो पर्टिकुलर आंसर है ना वो लिखना है। पर्टिकुलर आंसर कैसे लिखना? अच्छा, एक गुड आंसर क्या होता है? अगर मैं एक बात करूं गुड आंसर के एस्पेक्ट्स की, मैं बात करूं कि एक अच्छा आंसर क्या होगा, पहली चीज बेटा, अगर आपने वन साइड स्टेटमेंट लिख दी तो आपको मार्क्स भी वन साइड ही मिलेंगे, ठीक है। पहली चीज उसमें इवैल्यूएशन होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज उसके अंदर सोशियोलॉजिस्ट के रेफरेंस होने चाहिए,
ठीक है, उसमें केस स्टडीज की एग्जाम्पल होनी चाहिए। चौथी चीज, उसमें पोस्ट मॉडर्निटी की रेफरेंस होना चाहिए, पोस्ट मॉडर्निज्म। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब क्या होता है कि रेलेवेंट, इस बात बंदे को पता है कि रेलेवेंट वर्ल्ड में क्या कुछ चलता आ रहा है, सही है। जेनेरिक और जनरलाइज स्टेटमेंट आपको ग्रेड नहीं दिलाएंगे, याद रखिएगा, ये A2 लेवल है। इसमें जेनेरिक बेसिक कहानियां शायद, देखो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक पैराग्राफ है ना, अब मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो एक पैराग्राफ है, पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए इस पैराग्राफ में, उसके बाद इसमें आप बेसिक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें आप ये भी चीज कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट किसी सोशियोलॉजी से रेफर कर लें कि अकॉर्डिंग टू द बॉडी डार्ट हाइपररियलिटी क्रिएटेड यू कैन गो विद दैट, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन के बाद आप उसको लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन, समझाइए। अब लेट्स सपोज सोशियोलॉजिस्ट का रेफरेंस देते तो एग्जांपल्स उसको सपोर्ट कर दो, समझ आई बात, एग्जांपल्स उसको सपोर्ट कर दो। यानी कि लेट्स सपोज आपने इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजिस्ट से किया, एक तरीका बता रहा हूं, ये कोई फाइनल एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। आपने एग्जांपल के साथ आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है इवैल्यूएशन। यानी कि इवैल्यूएशन के अंदर आपने उसकी लिमिटेशंस की बात की, आपने उसकी क्रिटिक्स की बात की, समझ आई बात, ठीक है। यानी कि आपने उस बात को कहा कि भाई देखो ये जो बात कही है ना मैंने, ये बात यहां तक से है, राइट। अब आते हैं एक और अच्छी इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि कंक्लूजन, सही है। हमारे बहुत सारे बच्चों को कंक्लूजन में मसला होता है। देखो कंक्लूजन क्या चीज है, कंक्लूजन तो देखो, एक तो इसके अंदर आपने स्टेटमेंट को रेफर करना है, जब बात खत्म कर रहे हैं तो आप स्टेटमेंट को रेफर करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन को समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी टेलीविजन एंकर होता है वो प्रोग्राम को खत्म किससे करता है, टॉपिक पे करता है। जी जनाब, हमने आज बात की इस हवाले से और उम्मीद है कि आपको पसंद आई, हमने ये बात। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म या एग्जाम्पल्स फ्रॉम ग्लोबल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के अंदर से एग्जाम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने बोलना है कि इस दुनिया में, आज की दुनिया में ये चीज लिंक होती भी है या नहीं होती, ये चीज रेलेवेंट है भी या नहीं, ठीक है। आप बोलो भाई बट लेट्स सपोज ओनरशिप ऑफ मीडिया का सवाल कर रहे हैं, सही, ओनरशिप ऑफ मीडिया का सवाल करें तो क्या आज बिग सिक्स का उतना ही कंट्रोल है जितना पहले दौर में था? कंट्रोल टू है, आपके मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप उसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। लेट्स अब मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। इन द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल मीडिया, the media is going to controlled by the global digital media organizations like Facebook, Twitter, Netflix, etc. Although the big six also contain some digital media platform like Amazon Prime, Disney Plus, so as they want to transform their businesses from the traditional media practices to the new media practices. समझ आई बात? यानी कि आपने जो बात की, एग्जामिनर को बताना है कि देखो मुझे तस्वीर के दोनों रुख पता है, समझ आए। एग्जामिनर को रेलेवेंसी चाहिए, एक देखो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर को रेलेवेंसी चाहिए, एग्जामिनर को पता है कि इस बंदे को देखो सोशल साइंटिस्ट जो होता है ना, वो तस्वीर के दोनों रुख को जानता है, वो किसी भी बात को एक तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करता, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। पहली सी स्टेटमेंट पोस्ट मॉडर्निज्म एग्जांपल फ्रॉम द ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप उस बात को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन, अब लेट्स सपोज आपने कोई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो आप उसको इवैल्यूएट उस पॉइंट पर कर सकते हैं, लेकिन आपने उसकी रेलेवेंसी क्रिएट करनी है कि जो स्टेटमेंट है उसकी रेलेवेंसी क्रिएट हो रही है या नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बहुत बेसिक सी स्टेटमेंट देते हैं, बहुत बेसिक सी। लेट्स सपोज अगर वो पोस्ट मॉडर्निज्म को रेलेवेंट एग्जांपल देना चाह रहे हैं तो वो कैसे दे देंगे? बहुत सिंपल सी बात, लिबर्टार्ड की एग्जांपल दे देंगे, देयर इज नो वन मेटा नैरेटिव, एवरी डेवलप्ड डेवलप इज ओन नैरेटिव, ठीक है। यार मुझे एक सवाल का जवाब, आपकी बात सही है, मैंने मान लिया,
बिल्कुल सही कही आपने बात, ठीक है, लियोटार्ड ने कहा था, मैंने मान ली बात। लेकिन मेरा बेटा क्या इस बात की अगर आप इस बात को अपनी स्टेटमेंट के साथ लिंक कर दो तो दैट इज फाइन। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू लिंक दिस स्टेटमेंट विद लिंक दिस थ्योरी विद योर स्टेटमेंट तो कोई फायदा नहीं स्टेटमेंट। अब बच्चे कहते हैं हमने पोस्टमॉडर्निज्म लिखा तो है, बेटा रेलेवेंसी नहीं, क्या क्या आपको मार्क्स क्यों किस बात से, यानी कि फिर तो मैं कोई गाना लेके आ जाऊं उसके ऊपर, ठीक है, तो गाना भी लेके आ सकते हैं, कोई मसले की बात थोड़ी है। लेकिन बात यह है कि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसकी, आप जो थ्योरी दे रहे हो उसकी स्टेटमेंट से रेलेवेंसी है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात ज़हन में रखना, ठीक है। आप कोई भी स्टेटमेंट दे लो, दुनिया की कोई भी बात कर लो, बात से लिंक होनी चाहिए, वो कहानी से लिंक होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट एग्जामिनर ने दी है ना उसके साथ रखना है। अच्छा अब देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ उसका। पैराग्राफ को स्टार्ट या पैराग्राफ को एंड एग्जामिनर की स्टेटमेंट से एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट में कर लो, ऑटोमेटिकली रेलेवेंसी क्रिएट हो जाएगी। बहुत बेसिक तरीका बताया था। सवाल को स्टार्ट और पैराग्राफ को स्टार्ट या एंड, एग्रीमेंट ऑफ द स्टेटमेंट या डिसएग्रीमेंट ऑफ द स्टेटमेंट में कर लो, एग्जाम पूरा पेपर क्वेश्चन देखोगे, बोलोगे यार क्या क्वेश्चन दुनिया में, सही है। एक ऐसा लगेगा बिल्कुल लाइन और लेंथ से बॉलिंग कर रहे हैं। एक फास्ट बॉलर हो जो भाई 200 एमपीएस से बॉल कराता हो, लेकिन वो लाइन और लेंथ में नहीं है तो आप खिलाओगे, कभी भी नहीं खिलाओगे। तो किसी काम का बॉलर नहीं हो तो वाइड फेंकता रहेगा या छक्के पड़वाता रहेगा, आउट तो नहीं कर सकता हो। तो आपकी जो रेलेवेंसी है वो आपकी लाइन और लेंथ, समझ रहे हैं मेरी बात। तो आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई भी थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, उस थ्योरी की रेलेवेंसी विद द स्टेटमेंट इन एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दोनों हो सकते हैं। दूसरी चीज कनेक्टिविटी विद अनदर पैराग्राफ, सही। देखो एक फिल्म होती है, तुम 4 घंटे की फिल्म देख के 3 घंटे की फिल्म देख के आता पता ही नहीं चलता है, तुम्हारी आंखें एक सीन से भाई है ही नहीं, बाहर ही नहीं जा सकते फिल्म से। एक फिल्म होती है जिसके अंदर तुम पॉपकॉर्न का भी ख्याल कर रहे हो, तो कुछ अच्छी फिल्म होती है ना, पॉपकॉर्न खाना भूल जाते हैं सिर्फ आप बोल रहे हो कोल्ड ठंडी हो गई, गर्म हो गई, क्योंकि आप इतना ज्यादा फोकस्ड थे उसके साथ, आप फिल्म से बाहर नहीं आ रहे, ठीक है। अब आप क्यों नहीं आते फिल्म से बाहर? क्योंकि उन्होंने ट्रांजिशन फ्रॉम वन सीन टू अनदर सीन बड़ी प्यारी तरीके से दी हुई होती है। तुम ये सीन से निकल के अगले सीन में जाते हो, अगले सीन से निकल के तीसरे सीन में जाते हो, तुम फिल्म पूरी खत्म कर चुके हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। ऐसा ही तुम्हारे एस्से के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए कि एग्जामिनर पढ़ता जाए, वो खोता जाए उसके अंदर, बोले सवाल खत्म हो गया, ओह गुड चीज। अब ऐसा कैसे क्रिएट होगा? जब तुम्हारा एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से इंटरलिंक्ड होगा। ऐसा नहीं कि एक ईरान की बात हो रही है, दूसरी बल्गारिया की बात होना शुरू हो, फिर बल्गारिया से तुम न्यूयॉर्क चले गए, फिर फ्रैंकफर्ट चले गए, ऐसा नहीं। अब वो चीज कैसे क्रिएट होगी? वो क्रिएट होगी यहां से। इसको देख के अंदाजा हो जाएगा कि भाई मेरा पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ सही है या नहीं है। यार ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है, ये सेम लग रहा है, इसको मैं साथ साथ लगा दूंगा। छोटी मोटी जम्प्स आ सकते हैं, मसले की बात नहीं है, 100% तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, लेकिन इस बात का ख्याल रखो कि एक बात से दूसरी बात में इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, सही है। लेट्स सपोज आप मीडिया में कंटेंट कंट्रोल की बात करें, अगला पैराग्राफ सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन का डाल दें, सही। आपने लेट्स सपोज कंटेंट कंट्रोल की बात की थी, मार्क्सिस्ट की, तो आप इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन द बेसिस बिहाइंड द सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन की बात कर लें, कहानी समझ में आ जाएगी ज्यादा। बोलेगा हाँ यार बात में जाऊं, लिंक हो रही है बात, सही है। प्लूरलिस्ट की बात कर रहे हैं, मैनेजरियलिज्म की बात कर रहे हैं, देखो हाँ असल में जिस तरह से बुक में पढ़ रहे होते ना, हम उसी तरह छापने की कोशिश कर रहे हो। ये मिला दो थोड़ा सा, प्लूरलिस्ट है, ठीक है। अब प्लूरलिस्ट की मैनेजरियलिज्म की बात होगी कि मैनेजर टेक्निकल मैनेजरियल एरिया यूज्ड टू कंट्रोल द मीडिया कंटेंट, एम आई राइट? ठीक है, तो आप यहाँ पे ले आओ न्यूज़ वैल्यूज की बात। ये मैनेजर्स किसी ना किसी बेसिस के ऊपर तो कंटेंट को कंट्रोल करेंगे ना, तो सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़ वैल्यूज, तरीका समझ में आ रहा है आपके? तो अब वो जब एग्जामिनर पढ़ रहा हो बोलेगा हाँ यार इस बंदे को सेंस है इस चीज का, आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे वो अच्छा मार्क करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई इस बंदे को एग्जाम का सेंस है कि यार इसको पता है कि इस बात की रेलेवेंसी यहाँ पर बनती है और इस बात की रेलेवेंसी यहाँ बनती है। समझ आई बात?
अब लेट्स सपोज अगर मैं और मीडिया की एग्जांपल की तरफ आ जाऊं, हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल है, आपने हाइपोडर्मिक, फिर आपने बंदरों की थ्योरी लेके आ गए, ठीक है, बोबर्टॉल की थ्योरी जो थी, अब वो क्या है, आप रेलेवेंस, फिर आ जाए इवैल्यूएशन में क्रिटिक्स ऑन हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल, नोट्स में दिए हुए देख लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो हाइपोडर्मिक को मैंने बहुत डिटेल में रखा है, बुक में थोड़ा सा कम है, नोट्स में मैंने डाल दिया ताकि क्रिटिक्स से सही से उसको कवर हो गया, ठीक है। तो अब क्या है, रिलेवेंसी क्रिएट होगी। अब जब ट्रांजिशन आ रही है, कोशिश करो कि तुम्हारे आंसर में, तुम्हारे एसे में एक या दो ट्रांजिशन हो, खतरनाक ट्रांजिशन हो। लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मॉडल्स की तरफ जा रहा हूं तो एक बड़ी ट्रांजिशन आएगी, जाहिर सी बात। अब देखो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ हाइपोडर्मिक से, हाइपोडर्मिक से मैं बंदरों वाले पैराग्राफ पे गया, बंदरों से मैं गया क्रिटिक्स एंड हाइपोडर्मिक मॉडल के, ठीक है, फिर यहां पे मैं स्विच किया इनडायरेक्ट पे, सही। कोशिश कर लो वहां पे इनडायरेक्ट की बात करते हुए भी कहीं ना कहीं हाइपोडर्मिक को डाल दो, इन कॉन्ट्ररी टू हाइपोडर्मिक सिरिंज मॉडल देयर आर सम इनडायरेक्ट इफेक्ट मॉडल्स, ठीक है। वो तुम्हारे, मैं अभी किस पे काम कर रहा हूं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर एसेस पे काम कर रहा हूं। यू नीड टू वर्क ऑन दैट ब्यूटिफिकेशन, कि आपका एसे कैसे ब्यूटिफाई हो। नो, ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये सिर्फ सोशल में इंप्लीमेंट नहीं होती है, बाकी सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट होगी कि किस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, ओके। अब थोड़ा सा आ जाते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। अच्छा जी, देखिए जी, आपके होंगे इसमें 4 सेक्शंस, ठीक है, सॉरी 3 सेक्शंस। हमारा पेपर 4 सेक्शन ए होगा ग्लोबलाइजेशन, इसके ऊपर आंखें बंद कर लेनी है आपने, छोड़ो, ठीक है। सेक्शन बी होगा, इसे नया पैटर्न में मीडिया दिया है, हाँ, मीडिया होगा, ठीक है। सेक्शन सी होगा रिलीजन, सही है। अब इसके अंदर होगा ये, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इनमें से आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से आएगा, यानी कि मीडिया में से आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक करना है, फर्दर चॉइस मौजूद, सही। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुश्किल सवाल खोल कर बैठ जाते हैं, ये नहीं कीजिएगा, कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको। जो आसान सवाल है, जो अच्छा आता है, कुछ सवाल में कंटेंट ज्यादा है, कुछ सवाल में कंटेंट कम है, एक सवाल है जिसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक से रेफरेंस आ सकता है, उस सवाल को अटेम्प्ट करो। एग्जामिनर आपको मुश्किल सवाल लेने के ऊपर ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा कभी, वो आपने जो लिखा है उस पर मार्क्स देगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ठीक। इनमें से एक करना है, इनमें से एक करना है, एवरीथिंग आर क्लियर टिल नाउ, ओके। अब हम आते हैं स्पेसिमेन टेबल के ऊपर और उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा पहला सवाल जो आया है, यहाँ पर अच्छा 2021 का सवाल है, हम कर रहे हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 है, कहता है द hypodermic syringe model provides the best explanation of media effects. Evaluate this view.
दिस। अब देखिए मैंने आपको अभी इस सवाल की एग्जांपल दी थी, ठीक है, सेम क्वेश्चन की एग्जांपल दी थी मैंने आपको, ठीक है। अब सीन क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसमें एक्चुअल में जो हमारे पास डिबेट स्टार्ट हो सकती है, एक तरफ हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट्स आएंगे और दूसरी तरफ हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती की है, एक गलती जो सवाल में मैंने बहुत सारे बच्चों से सॉल्व करवाया और इस सवाल में गलती आई वो ये आई कि बच्चे सोशियोलॉजिस्ट का रेफरेंस नहीं डाले, कार्ड्स एंड लेजर फील्ड है, सही है। जितने भी आपके थ्योरिस्ट हैं ऑडियंस रिसेप्शन के, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन के, कल्चरल इफेक्ट के, सेलेक्टिव फिल्टर मॉडल के, ठीक है, इन तमाम के थ्योरिस्ट का रेफरेंस कौन देगा, मैं, सही है। आसान तरीका बताता हूं उसको याद करने का, मैंने कुछ बच्चों से कराया भी था ये कि एक जो है ना मीडिया इफेक्ट्स के लिए एक चार्ट बनाओ, बुक कॉपी को हॉरिजॉन्टल करो और एक चार्ट बनाओ और उस चार्ट में क्या करो, 5 कॉलम्स बना लो और उसमें हर कॉलम में 4-4 पॉइंट हर थ्योरी के डालो जिसमें थ्योरिस्ट मेंशन हो और उस चार्ट को रट लो। मैं तुम्हें अभी एक बात बता दूं, तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर से कुछ ना कुछ जरूर आए, मार्क माय वर्ड्स। 25 to 30% पेपर तुम्हारा, और हो सकता है अगर तुमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस कर लिए सही से, इसके रिलीजन और मीडिया के मिला के, 2 क्वेश्चन रिलीजन मीडिया के, 2 रिलीजन के, 2 मीडिया के, तो हो सकता है एक सवाल लग जाए, यानी कि 50% पेपर तुम्हारा सॉल्व हो जाए इससे, सही है। क्योंकि आप अगर ट्रेंड्स को देखें कि जब जब स्पेसिमेन पेपर लाया जाता है उससे जो नया फाइनल पेपर आता है उसकी कहीं ना कहीं रिलेवेंसी जरूर होती है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ, ठीक है। तो आई होप इसको मैंने अभी आपको रेफर भी किया था, इसका सैंपल जो आंसर था अभी मैंने एग्जांपल में बताया था कि हाइपोडर्मिक को थीसिस में करेंगे और इंटरनल इफेक्ट्स को एंटायर थीसिस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये मैंने भी सॉल्व करवाया है आप लोगों से। द मीडिया, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। द मीडिया रिफ्लेक्ट्स द interest of all groups in society equally. Evaluate this. अब ये सवाल जो है ना, देखिए मैं आपको बताऊं, अब एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चंस दे पूछेगा जिनके मीनिंग्स थोड़े से ब्रॉड होंगे। एक एक्सटेंट पे ये बात रिप्रेजेंटेशन से भी लिंक हो रही, एक एक्सटेंट पे ये बात थ्योरी से भी, पर्सपेक्टिव से भी लिंक हो रही, ठीक है। तो ताकि एग्जामिनर की कोशिश ये है कि वो आपसे मैक्सिमम कंटेंट एक आंसर में एक्सपेक्ट कर सके। समझ आई बात, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है। अब जरा सा, अब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोचते हैं, हम थोड़ा सा आज स्पेसिफिक पेपर में देखते हैं मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर क्या कह रहा है इसके हवाले से, ठीक है। इंडिकेटिव कंटेंट में देखते हैं क्या है। अच्छा जी, क्या है, फॉर्मिंग एविडेंस ऑफ मीडिया कैंपेन्स टू सपोर्ट द वल्नरेबल ग्रुप्स। अब उसके अंदर आप न्यू मीडिया की बात नहीं कर सकते कि अब वही क्यों, बिकॉज द न्यू मीडिया इज डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मीडिया। न्यू मीडिया इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मीडिया, क्योंकि मीडिया जो है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मीडिया बिल्कुल आखिर के अंदर है, बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल आखिर। डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मीडिया, तो उसके अंदर अब जैसे इसकी एग्जांपल है जॉर्ज फ्लॉयड की एग्जांपल है, जॉर्ज फ्लॉयड की एग्जांपल है अभी रिसेंटली जो यूएस के अंदर केस हुआ था, ठीक है। तो आप उसकी एग्जांपल को रेफर कर सकते हैं। देखिए हमारे A2 के अंदर, A2 इज कंप्लीट अप्लाइड सोशियोलॉजी, तो अप्लाइड सोशियोलॉजी में बेटा आपने जितनी रेलेवेंट एग्जांपल्स डाल सकते हो आप डालोगे, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ मीडिया कंटेंट रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स इन सोसाइटी, बहुत सारे मीडिया ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन होती है, बहुत सिंपल सी बात है। द वैल्यूज एसोसिएटेड विद द फ्री मीडिया आर हाईली वैल्यूड एंड दिस lends some support to the pluralist view that the media is independent and seeking to represent the different interests of the fairly and truthfully। अब मैंने कहा था एक तरफ
आप रिप्रेजेंटेशन की बात भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लूरलिस्ट की बात भी करोगे, क्योंकि प्लूरलिस्ट क्या कहता है, आपके मैनेजर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिपेंडेंट मैनेजर्स, मैनेजरियलिज्म की बात करता है, सही है। जब वो मैनेजरियलिज्म की बात करता है तो जाहिर सी बात है मैनेजरियलिज्म में क्या आ जाएगा कि भाई हमारे मैनेजर्स, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत आज़ाद हैं, उनकी मर्जी वो जिसको भी रिप्रेजेंट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। Examples to show that the media can bring issues to the public domain and encourage debate, incorporating different groups and interests. For example, Watergate exposure हो गया, US and UK गवर्नमेंट के claims about the weapons of mass destruction in Iraq है, पाकिस्तान स्टील मिल स्कैम है, कि बहुत सारे ये जो चीज़ें थी ये कैसे आई, ये आई आपके मीडिया के थ्रू आई, ठीक है। Discussion of how the new media provides many opportunities for individuals and diverse groups to shape media content and debate. न्यू मीडिया वाली बात मैंने आपसे कही थी कि पोस्ट मॉडर्न मीडिया, न्यू मीडिया जो है वो हर बंदे को चांस देता है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के हवाले से, ठीक है। आपका सोशल मीडिया डेवलपमेंट है, प्रीवियसली द मीडिया वाज कंट्रोल्ड बाय द फ्यू कंपनीज, बट नाउ द डिजिटल मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स बिकॉज़ इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द मीडिया, ओके। As it is a decentralized form of the media, so what happened? Every individual used to control the media content. The information exists within the social networks, and then these networks are connected with each other. Social networking sites में आ गई, Twitter हो गया, सही है। Evidence of how liberalization of media markets has undermined the power of some media organization. वही वाली बात मैंने आपको media owners. अब देखो इसमें representation की बात भी आ रही है, इसमें perspective की बात भी आ रही है और ownership की बात भी आ रही है, ठीक है। Opportunities created by new media for citizen journalism and other ways citizen journalism create हो रहा है everything, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम बात करते हैं इस चीज को अगेंस्ट में, एविडेंस ऑफ बायस एंड डिस्टॉर्शन इन मीडिया दैट सिस्टमैटिकली फेवर्स सम ग्रुप फ्रॉम मोर पावरफुल और सोशली डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। बहुत सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास, स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एथनिसिटी, सही है, स्टीरियोटाइपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर, am I right? यानी कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को ज्यादा इन्फोर्स किया जा रहा है और कुछ ग्रुप्स को ज्यादा इन्फोर्स नहीं किया जा रहा, ठीक है। The observation that measures such as liberalization of media markets, government regulation, and censorship have proved largely ineffective in curbing the powers of the media giants like Rupert Murdoch. वो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट। लेट्स सपोज आप इसमें बहुत ही बात एग्जांपल कर सकते हो कि भाई ना the big six are moving towards a new media platform like Disney Plus and Amazon Prime, ठीक है। Arguments against the pluralist claim that the state acts to ensure that the media represents all groups in society fairly. The state may have its own interests which are expressed in way it regulates the media and seeks to influence the media content. यानी कि स्टेट के अपने इंटरेस्ट हैं, वो अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनिपुलेट करना चाहेगी। लेट्स सपोज अगर आपकी स्टेट की पॉलिसी जो है किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को मेजॉरिटी को फेवर दे रही है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें वैसी इसी तरह से चलेंगी, ठीक है। Okay, the point that the control over the media no longer lies within the nation state and the globalization has weakened the scope of the whole to the media accountable, यानी कि जो आपके जो media elements है वो अपने element में चल रहे हैं। Arguments that the new media are far from being democratic force is merely extension of the enhanced power to those who control the traditional media. जो democracy governments को बनाते थे media powers बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। Challenge to the idea that the free media exists which allows the journalists and producers to fairly truthfully represent the different interests and the viewpoints. अब यहाँ पे मार्क्सिस्ट का व्यू आ जाएगा, तो कहेगा कि owners used to influence the media content. Rupert Murdoch influence कर रहा है लोगों को fair opinion को share करने के, ठीक है जी। तो अब क्या है इस सवाल के अंदर देखने की बहुत सारी चीजें, ठीक है। अच्छा अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब अब हमारे पास हम करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी रिलीजन। सवाल है द रिलीजन, क्वेश्चन नंबर 5, the religion supports the interest of
the rich and powerful evaluate this view. ठीक है जी। अब देखें, इसके अंदर हमारे पास इस सवाल में एक चीज तो पर्सपेक्टिव भी आ सकती है, पर्सपेक्टिव आ सकती है, और क्लास वाला इन्फ्लुएंस भी आ सकता है। पर्सपेक्टिव में मार्क्सेस आ जाएगा, सही है, पर्सपेक्टिव में मार्क्सेस आ जाएगा। मार्क्सेस ऑफ फंक्शंस डिबेट की बात है, भाई आप बोलेगा कि भाई द मीडिया रिलीजन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑल ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट करता है, फंक्शंस परफॉर्म करता है। और दूसरी तरफ आप उसके अंदर क्लास और एथनिसिटी, जेंडर वगैरह की बात भी कर सकते हो, भाई रिच एंड पावरफुल को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हो गई बात? वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ आए मेरी बात? ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट पे मैं इसके इंडिकेटिव कंटेंट पढ़ लेता हूँ। फॉर के अंदर एविडेंस दैट मेन डोमिनेट द पोजीशन ऑफ पावर विद द मैनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वही मैंने कहा, क्लास एंड एथनिसिटी आ सकता है इसके अंदर, सोशल आइडेंटिटीज, religion and social entities, ठीक है। Examples of showing correspondence between the religious doctrine and the practices of the interest of capitalism, Marxism आ गया यहाँ पे, ठीक है। Evidence showing links between the privileged individuals and elite groups channeled through the religious affiliation, यानी कि आप किस तरह से आप इसमें कल्ट्स वगैरह के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। Arguments that the growth of fundamentalist religions is the best understand as a defense of the power and privilege. Fundamentalism जो है पावरफुल लोगों को सपोर्ट कर रहा होता है। Sociological materialism, NRM, new religious movement often have hierarchical power structures and that are exploitative and promote inequality, यानी कि वो एक तरह से particular system को promote कर रहा है, ठीक है। Defense of the idea that the religion remains a powerful influence on society. The argument of the religion makes an important contribution of elite groups. सही है, यानी कि वो सिंपल सी बात है कि वो तमाम चीज़ों का आपने रेफरेंस करना है। मैंने कहा ना कि दोनों चीज़ों से आप रेफर कर सकते हैं। अगेंस्ट में क्या है? Argument that the Marxist theory of the religion is too deterministic and exaggerates the content. सही है। अब बहुत सिंपल, देखिए एक याद रखें, अगेंस्ट के अंदर कोशिश करें कि जो पर्टिकुलर थ्योरी आपने थीसिस में दी है उसकी लिमिटेशंस को पर्टिकुलरली डिस्कस करें, याद करने हैं, रट के चले जाएं भाई। मार्क्सिस्ट के बारे में डिटर्मिनिज्म की बात किसको है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, वो कहता है दुनिया ऐसे ही चलती है। Religion serves an individual needs and everything. Examples of religion challenge interest and everything. या ये मतलब ये आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। सेकुलराइजेशन की बात कर सकते हैं कि आज जो है मीडिया, आप बोलोगे कि भाई the religion is not going to support the interest of the rich and powerful. ये इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे भी काम कर सकता है, सही है। आप उसके अंदर मार्केट थ्योरी की बात कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसको सवाल को जितना फैलाना चाहो आप उतना फैला सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं इस चीज के आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 6, रिलीजन हैज लॉस्ट इट्स सोशल सिग्निफिकेंस। ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस में भी करवाया था और इसको मैंने पढ़ाते हुए भी इसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन डिस्कस किया था आप लोगों से। एवैल्यूएट दिस व्यू। अच्छा, अब मेरी एक बात बताओ, हमने तो इसको सिर्फ अभी तक सेकुलराइजेशन के फॉर्मेट में पढ़ा हुआ है, सही, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि क्लास जेंडर एथनिसिटी में भी डाल सकते हैं हम इसको? आप बोलोगे भाई अगर फीमेल्स आर मूविंग टुवर्ड्स रिलीजन, तो क्या रिलीजन हैज लॉस्ट इट्स सोशल सिग्निफिकेंस? एंटाइथीसिस में आ जाएगा आर्गुमेंट, ठीक है। एनआरएम्स की बात करोगे आप, सही है, यानी कि आप बोलोगे कि जहां जहां रिलीजियोसिटी बढ़ रही है, एंटी सेक्युलराइजेशन हो गया, आपका फंडामेंटलिज्म हो गया, एनआरएम्स हो गया, पोस्ट मॉडर्न रिलीजन हो गया, यानी कि मार्केट थ्योरी हो गया कि रिलीजन किस दुनिया के किसी ना किसी हिस्से के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस को कायम किए हुए हैं, सही है, यानी कि रिलीजन जो है कंप्लीटली अपनी इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं किया हुआ। और थीसिस के अंदर आप बोलोगे रिलीजन हैज लॉस्ट इट्स सोशल सिग्निफिकेंस। इसकी एक मतलब इंडिकेटिव कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि एक मरतबा पूरा स्पेसिफिक पेपर सॉल्व करके लाएं, ठीक है, और कोशिश करें टाइम लिमिट में करें। 1 hour 45 मिनट्स का टाइमर सेट करें, आपने 1 hour 45 मिनट्स में जो कंप्लीट करना है उस फॉर्मेट को फॉलो करें कि आपने 50 मिनट में क्वेश्चन करना है, 5 मिनट में एक आपने पैराग्राफ कंप्लीट करना है और पहले प्लान बना लेना है। इन तमाम चीज़ों को फॉलो करके जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा।
अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो भाई आप जाने फिर आपके मामला जाने। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत ऑफ चल रही है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।